नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अननोन एकेडमिक्स में। हम पढ़ने जा रहे हैं आज साइंस। ठीक है, ये साइंस का हम लोग क्वेश्चन बैंक करेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता दूं। जैसे कि इससे पहले हमने क्या किया था, इतिहास कंप्लीट कर लिया। इतिहास का हमने क्या कर लिया है, हिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा मैंने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस। तो दूसरा चीज़ है साइंस। दूसरा चीज़ ये है कि हमने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया जो आपके लिए ही स्पेशली है। आप इसमें आके क्या कर सकते हैं, आप अपने जितने भी डाउट्स हैं, पढ़ने टाइम तो आपको डाउट आते ही रहते हैं, है ना। आपको कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा है, आप वो फोटो भेज सकते हो, पूछ सकते हो कि कौन सा आपको समझ में नहीं आ रहा। हम उसको आपको 24 घंटे के अंदर आपको डिटेल में रिप्लाई या फिर आपको आंसर वीडियो बना करके दे देंगे। किसी भी तरह से हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, जो कि है अननोन एकेडमिक्स के नाम से। टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट बातें हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और भी कोई सहायता चाहिए तो आप वो भी टेलीग्राम चैनल पे हमें बता सकते हो। चलिए हम लोग आज का जो सेशन है साइंस का वो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज साइंस। तो देखिए, साइंस को हम लोग क्या करेंगे, तीन भागों में बांटते हैं नॉर्मली। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ करते हैं ना। तो ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री का, जो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। इस केमिस्ट्री के बाद हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स का कहाँ से, तो चैप्टर 10 से लेकर के 14 तक ये क्या है, फिजिक्स है। ठीक, और फिजिक्स के बाद हम लोग बचा हुआ जो सेक्शन है बायो का, ये बायो का है, बायोलॉजी का। ठीक, और जो बचा दो चैप्टर है ये नीचे वाला, ये एनवायरनमेंट का है। तो एनवायरनमेंट का इससे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, पहले केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर बायो, फिर एनवायरनमेंट। तो हम लोग 4 लेक्चर साइंस पे लेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जितना हो सके लाते रहें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का हम लोग जो चैप्टर है वो देख लीजिए, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, अम्ल क्षारक और लवण, धातु अधातु, कार्बन और यौगिक यौगिक और तत्वों का अवैध अवैध वर्गीकरण। ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। खाली केवल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे केवल रिविजन पर्पज से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू है। एमसीक्यू हम कोई भी नहीं बताएंगे, आपको खुद से करना है। इसके बाद हम लोग वेरी शॉर्ट देखेंगे। वेरी शॉर्ट में जो भी इंपॉर्टेंट लगेगा उसको टिक लगा देंगे। फिर शॉर्ट आएगा, शॉर्ट में भी जो इंपॉर्टेंट लगेगा, जो समझाने लायक लगेगा वो समझा देंगे। और लॉन्ग ज़्यादातर हम कोशिश करेंगे समझा ही दें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग का है जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे कि देखिए ये क्वेश्चन है ना कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर द्वारा विस्थापित किया जाता है, इस अभिक्रिया को लिखिए। तो ये जो अभिक्रिया लिखने वाला बात है आपको हमेशा मिलेगा ही एमसीक्यू में, एमसीक्यू में भी, और ये अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसमें भी। तो इस तरह का आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना होगा, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर अगला, कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ये भी याद रखिएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों कहते हैं, ताकि संचारित ना हो, ये वाला क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। फिर तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ये भी आसान है, इसको भी पढ़ लीजिए। क्यों, वो भी खराब ना हो, विकृत गंधता उसमें ना हो। फिर अवक्षेपण अभिक्रिया को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सिल्वर क्लोराइड को गहरे रंग के बोतल में क्यों भंडारित करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को क्यों साफ किया जाता है, ये वाला समझिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है। रेगमाल जानते हो, है ना, वो साफ करने वाला जो आता है, ताकि मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत ऊपर से हट जाए। यानी कि मैग्नीशियम जैसे हवा है ना, मतलब इसको अगर लटका रहे मैग्नीशियम को, अगर मान लो तो ये मैग्नीशियम रिबन है, इसको लटका रहे तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आके इसमें चिपक जाता है। ठीक है, तो इसको साफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रेगमाल का यूज़ करेंगे और साफ कर देंगे। और ये क्यों करेंगे, क्यों क्यों करेंगे, ताकि वो आसानी से अच्छे से जले। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में O2 और यहाँ लिखा है ना, जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके फलस्वरूप रिबन पे बना था, ये सब रहेगा तो वो अच्छे से जलेगा नहीं मैग्नीशियम रिबन। तो इसको साफ करके हम क्या करते हैं कि अच्छे से जलाने की कोशिश करते हैं, तब मैग्नीशियम का जो
कलर है वो एकदम वाइट आता है जलाने पर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये वाला है संतुलित करने वाला, ये आपको हर टाइम मिलेगा। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा प्रैक्टिस। अगर आपको याद नहीं है कि किस तरह से करते हैं या कैसे होता है, तो हमारा साइंस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें ये पहला चैप्टर का पूरा अच्छे से बनाया हुआ वीडियो है, लेक्चर है, उसमें आपको सारे तरीके से समीकरण करने बताया गया, तो आप वो देख सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि श्वसन कोश में छिपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं? तो श्वसन की क्रिया में, श्वसन का स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, श्वसन की क्रिया में होने वाले अभिक्रिया में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके CO2 और जल बनाता है। इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा छिपी कहते हैं। आगे देखेंगे ऊष्मा छिपी की परिभाषा भी इसमें दिया ही होगा क्वेश्चन में कि ऊष्मा छिपी क्या है, तो वो पहले देख लेते हैं ना, इसमें लगता है अगले चैप्टर में मिलेगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि ये वाला जो क्वेश्चन है विस्थापन द्रव्य विस्थापन, इसमें क्या आंसर है वो लिख लीजिएगा। और इस तरह से बैलेंस करने वाला भी आएगा, तो वो भी आप लोग खुद से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लॉन्ग टाइप आंसर में देखिए, इस तरह से भी देता संतुलित करने कि एक लिख देगा आपको सेंटेंस। ठीक है, आपको बोलेगा शब्द समीकरण लिखिए या फिर सीधा संतुलित कीजिए, तो यहाँ पे संतुलित करने दिया तो आपका आंसर इस रूप में होगा। ठीक है, शब्द समीकरण बोले तो आपको यहाँ पे जैसे कि H का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन इसकल टू अमोनियम लिख के दिखाना पड़ता है। ठीक है, तो वैसा नहीं दिया तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये सात समीकरण संतुलित करने वाला तो आसानी है। अब क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है कि संतुलित ही क्यों कहते हैं, मतलब पहले तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या है, और इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है ये बताना है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व परमाणु बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं, यानी कि दोनों ओर। ठीक है, जैसे कि ये वाला देख लीजिए, इसमें क्या है, इधर साइड और इधर साइड, मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, दोनों अणु बराबर, परमाणु बराबर होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए AgCl के साथ 2 लगा हुआ है तो 2 AgCl है, यहाँ पे 2 Cl है तो यहाँ पे भी Cl2 है, यानी 2 Cl यहाँ पे भी, तो इस तरह से क्या हुआ है, यहाँ पे बराबर किया गया। इसी को क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जरूरत क्यों, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों ओर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इसलिए एक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अगर नहीं करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे प्रत्येक का है ना, पहला क्या है, संचारण और विकृति का देता है। जैसे कि बताया था संचारण, संचारण में क्या होता है कि जब कोई धातु आद्रता या अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और धीरे धीरे यह क्षरित होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। तो किसी भी धातु में जब आद्रता यानी नमी का बूंद यानी पानी का बूंद लग जाता है या फिर अम्ल का क्रिया हो जाता है, उस पर क्या होने लगता है, उसका संचारण होता है, यानी क्षरित होने लगता है, क्षय होने लगता है, खराब होने लगता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संचारण करते हैं। जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आना और तांबे के ऊपर हरी परत लगना। तो ये भी एक एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि हरी परत किसके ऊपर लगता है, तांबे के ऊपर, काली परत किसके ऊपर लगता है, तो चांदी के ऊपर, और लोहे के ऊपर तो भूरा रंग का लगता है ना। ये सभी क्या है, संचारण के उदाहरण। विकृति गंधिता क्या होता है, तो तेल और वसा युक्त जितने भी खाद्य पदार्थ है जब वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो उसका अपचयन हो जाता है, और उसके कारण क्या हो जाता है, स्वाद स्वाद और गंध दोनों क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, विकृत हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। एग्जाम्पल में समोसे का स्वाद खुला रहने पे कैसा हो जाता है, स्वाद खराब हो जाता है, गंध खराब हो जाता है, तो इसी को क्या बोले, विकृति गंधिता। ठीक है, यही क्वेश्चन था पर मैं कहीं पे कहाँ है, ये वाला क्वेश्चन कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। तो इसका सिंपल से यही है कि ऑक्सीजन ना लगे। जैसे कि अभी ये देखे ना आपने कि तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थ खुले में रहने पर ऑक्सीजन से विकृत गंधिता हो जाती है, लेकिन नाइट्रोजन से हम वहाँ पे पहले से ढक देंगे। जैसे कि आपको चिप्स का पैकेट आता है जितना भी, उसमें नाइट्रोजन रहता है या फिर ऑर्गन रहता है, तो नाइट्रोजन रहेगा तो वो क्या कहता है, प्रतिऑक्सीकारक का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और विकृत गंधिता नहीं होने देता, और इस तरह से कोई भी पदार्थ खराब
नहीं होता। ठीक है, अगला देखते हैं उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी, ये भी बोले तो बताएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उष्मा क्षेपी और उष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। उष्मा क्षेपी का मतलब होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थ के साथ साथ उष्मा का उत्सर्जन होता है, उसमें क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपी। उत्सर्जन, उष्मा का उत्सर्जन यानी उष्मा क्षेपी। ठीक है, और उष्मा शोषी मतलब जिसमें उष्मा का जरूरत पड़े, आवश्यकता पड़े, उसी को क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। आसानी क्वेश्चन है, देख लीजिएगा इसको, एग्जाम्पल के साथ जरूर बताइएगा। ठीक है, बिना एग्जाम्पल के आपका कोई भी आंसर साइंस में सही नहीं होगा पूरी तरह से। साइंस में एग्जाम्पल 2 मार्क्स कैरी करता है अपने आप में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन में देखिएगा कि एग्जाम्पल लम वाला लिख रहे हैं तो उसमें एग्जाम्पल जरूर लिखें। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, ये तो समझिएगा, छोटा वाला और बड़ा वाला सेम ही लिखना है। अगला देखते हैं, खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर देखिए, अम्ल और क्षार तथा लवण। इसका एमसीक्यू खुद से कर लेना है, वेरी शॉर्ट में देखिए, ये सब फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला के साथ साथ ये अम्ल कौन सा होता है, तो अम्ल का आपको एक चार्ट दिया होगा उस चैप्टर में, वो याद कर लीजिएगा पूरा। ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 या 12 होगा, तो वो याद कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन ये है शॉर्ट में कि आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं कहते जबकि वर्षा का जल कहते हैं। तो सिंपल सा है कि आश्रित जल जो होता है पूरा तरह से शुद्ध होता है, उसमें कोई भी आयन नहीं होता, यानी वो शून्य नहीं होता, जीरो होता पीएच वैल्यू उसका। पीएच वैल्यू जीरो है, यानी कि उसमें ना तो H प्लस है ना ही तो अम्ल है। ये H प्लस किसका साइन होता है, ज़्यादातर अम्ल का होता है, और जबकि OH माइनस यानी कि क्षार। ठीक है, क्षार यानी कि बेस। तो जीरो का मतलब क्या हो गया, ना तो ये H प्लस वाला है ना ही OH माइनस वाला है, यानी कि ये शून्य, इसमें कोई भी नहीं होता। इसके कारण इसमें जो आयन है वो जो नहीं है, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करते। ठीक है, जबकि वर्षा के जल में क्या होता है, थोड़ी बहुत अम्ल की मात्रा होती है, और इसके कारण से उसमें क्या होता है, H प्लस आयन उत्पन्न हो जाता है, इसलिए वो विद्युत का चालन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी आप ठीक से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा खुद से। फिर अगला क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण यानी पीएच वैल्यू जिसमें जीरो हो जाए, या फिर ऐसा जिसमें शून्य हो जाए, यानी कि शून्य होने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अम्ल और क्षार मिल करके क्या बना दे लवण और जल। इसी प्रक्रिया क्या बोले, उदासीनीकरण। तो अम्ल क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल जब बनता है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ अभिक्रिया करके कैसा समीकरण बनेगा वो लिखना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि आपके पास 2 बिलियन है। इस तरह का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कभी कभी, कि आपके पास 2 बिलियन है, ए और बी करके, एक का पीएच वैल्यू दिया हुआ 6 और एक का पीएच वैल्यू दिया हुआ 8। आपको ये पहले ही बता चुका है कि पीएच वैल्यू 6 वाला है, यानी कि ये क्या है, अम्ल होगा, है ना। 6 जिसका पीएच वैल्यू होता है वो अम्ल कराता है, और अम्ल का मतलब क्या होता है, H प्लस आयन। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा ही क्वेश्चन है कि किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, तो अम्ल में ज़्यादा होगा, यानी कि विलयन ए में होगा ज़्यादा, क्योंकि विलयन भी क्या है 8 है, उसमें OH ज़्यादा होगा, है ना। तो OH ज़्यादा वाला क्या कहलाता है, वो क्षार कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान है, पढ़ लीजिए एक बार फिर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है अब लॉन्ग टाइप आंसर। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें देखिए, धोने का सोडा बेकिंग सोडा का दो दो, तो इसमें 2 से ज़्यादा कम से कम 3 दोनों में याद रखिएगा। तो एक बुक से देख लीजिएगा एक क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखते हैं, लॉन्ग टाइप आंसर में कुछ वैसा दिया नहीं है, ये शब्द समीकरण लिखना बोल रहा है, पहले शब्द समीकरण लिखिए फिर उसको संतुलित कीजिए। इसको भी प्रैक्टिस आपको घर में करना है खुद से। ऐसे बहुत बार बता चुके हैं किस तरह से फार्मूला लिखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा जरूर से, कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि अल्कोहल और ग्लूकोज ये सब नहीं करते, ऐसा क्यों है। ठीक है, तो उसका आंसर यहाँ पे है कि HCl HNO3 आदि जलीय विलयन में विघटित होकर के क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, जबकि हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। ये जल के अणु के साथ मिलकर के हाइड्रोजन आयन क्या बनते हैं, H3O प्लस।
इसी कारण से HCl HNO3 आदि क्या कहते हैं, अम्लीय अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। H3O प्लस H3O प्लस, ये क्या है, हाइड्रोनियम, ठीक है, हाइड्रोनियम, याद रखिए ये वाला जो इस तरह से लिखा जाता है इसको क्या बोलता है, हाइड्रोनियम। ये क्या करता है, इसी कारण से अम्लीय अभिलक्षण दिखाई देता है, लेकिन एल्कोहल और ग्लूकोज में ऐसा नहीं होता, ठीक है, ना हाइड्रोजन निकलता है ना ही हाइड्रोजन आयन बनता है, जिस कारण से ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो ये सिंपल सा है, अगर H प्लस दिखेगा या फिर H3O प्लस तभी वो कहलाएगा अम्ल, लेकिन ये दोनों में से कुछ अगर नहीं दिख रहा तो वो अम्ल नहीं कहला सकता, सिंपल सा इतना। तो बस इसमें लगता है कि इतना ही है। तीसरा चैप्टर देखिए, धातु और अधातु, MCQ कर लीजिए खुद से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखिए, अधातु वैतन्यता किसको कहते हैं, वो है, उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, वो है, ये सब आसान है, ये सब खुद से पढ़िए समझ में आ जाएगा। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों डुबो कर रखते हैं, ठीक है। थर्मिट अभिक्रिया कैसे करते हैं, इसके दो उपयोग लिखिए। तो आयरन ऑक्साइड की अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफी मात्रा में उसमें क्या होता है, उत्पन्न होता है। इसी अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, थर्मिट अभिक्रिया। मेनली क्या है, थर्मिट अभिक्रिया, जिसमें उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, थर्मिट अभिक्रिया। इसके उपयोग क्या है, तो रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, देखते हो ना रेलवे ट्रैक में, दो रेलवे ट्रैक को जोड़ने के बीच में बहुत सारा, कभी भी ट्रैक पे देखोगे तो क्या होता है, वो बहुत हार्ड होता है, उसको पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया करवाया जाता है। फिर टूटे हुए मशीन के पुर्जों को जोड़ने में, यूज़ करने के लिए, ये सब में क्या होता है, थर्मिट अभिक्रिया चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा उच्च तापमान पे उसको गर्म करके पिघलाना पड़ता है। फिर आगे देखिए, भर्जन क्या है, भर्जन और निस्तापन आपको याद करना होगा, ठीक है। भर्जन क्या होता है कि सल्फाइड अयस्क को, यहाँ पे वर्ड भी यूज किया जाए, देखिए भर्जन में सल्फाइड यूज होता है, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है और भाप में बदल जाने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, भर्जन कहते हैं। ये हो गया। और एक है निस्तापन, ठीक है, निस्तापन। भर्जन को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग कहते हैं, और निस्तापन को कैल्सिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो भर्जन जैसा था उसी का उल्टा है कार्बोनेशन, कार्बोनेट, अच्छा उल्टा नहीं है, उसी के जैसा है, कुछ समझिए। भर्जन में हम लोग सल्फाइड यूज किए थे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कार्बोनेट अयस्क। इसको सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक तापमान पर गर्म करने पर ऑक्साइड में बदल जाएगा, जैसा सल्फाइड का हुआ था, और भाप में बदलने वाली अशुद्धियां बाहर निकल जाएगी, सेम है। बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें कार्बोनेट अयस्क का यूज होता है और उसमें सल्फाइड का अयस्क का यूज होता है, ठीक है। फिर खनिज और अयस्क में क्या अंतर है वो देख लीजिएगा, इसको खुद से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है, अंतर। अंतर में क्या है, एक तो सल्फाइड अयस्क वाला और ये कार्बोनेट और ऑक्साइड यहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे वायु की उपस्थिति में होती है, जबकि यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति में होती है, ठीक है। तो ये दो अंतर भी हो गया। संचालन के पढ़ ही लिए क्या होता है वो, ठीक है, तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें दो उपाय हैं, तो यहाँ पे तीनों उपाय हैं, उसको लिख लीजिएगा। जैसे कि एसिड लेते हैं, जिंक के परत चढ़ा करके, पेंट करके, धातु के ऊपर पेंट करके, ग्रेस लगा के, धातु के ऊपर ग्रेस लगा करके, ठीक है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो दो या यहाँ पे किसी धातु को अन्य धातु या अधातु से गला करके मिलाने वाले जो मिश्रण से बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे, जैसे कि इस्पात और पीतल। ये सब आसान क्वेश्चन है, ये सब तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, पढ़ने के लिए कोई जरूरत तो वैसा है नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, स्टील का नहीं, क्यों, वो बताना है, ठीक है। फिर तांबे के बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ किया जाता है, क्यों, ये भी बता दीजिएगा। दीर्घ उत्तर ये देखिए, इसमें भौतिक गुणों के आधार पर बोला है कि अंतर स्पष्ट करना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, ठीक है। चलिए देखिए, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, उसी का उल्टा कोई चमक नहीं होती। तो असल में ना ये देखिए इस तरह से लिखा, आप क्या कीजिएगा, एक पैराग्राफ बना करके दोनों साइड लिखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो पॉइंट यहाँ लिख रहे हैं उसी का ठीक उल्टा यहाँ पे लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एक नंबर का दिए हैं यहाँ पे दूसरा एक नंबर का दिया है दूसरे पॉइंट में, यहाँ पे ऐसे नहीं। अगर यहाँ पे देख रहे हैं कि विशेष प्रकार की चमक होती है तो इसका ठीक उल्टा में यहाँ पे लिखना होगा, विशेष प्रकार की कोई चमक नहीं होती है, इस तरह से आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी आसान है, सारा पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, रासायनिक गुणों पे, देखिए वो था भौतिक गुणों के आधार पर, ये है रासायनिक गुणों के आधार पर। तो रासायनिक गुणों के आधार पर उम्मीद है कम आएगा, लेकिन आ सकता है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। जैसे कि धातु के परमाणु क्या होते हैं, धनायन होते हैं। इसी का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, अधातुओं के परमाणु ऋणायन होते हैं। फिर धातुओं के ऑक्साइड कैसे बनेंगे, क्षारीय बनेंगे। अधातुओं के कैसे बनेंगे, तब इसका उल्टा अम्लीय बनेंगे। फिर धातुएं तनु अम्लों को घुला करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, यहाँ अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। यहाँ पे क्या बोलते हैं, धातुएं सामान्यतः हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते यहाँ, लेकिन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया होगा, ठीक है, उन्हीं के साथ मिलकर बनती है। अगला क्या है कि धातुएं अवकारक होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, धातुएं ऑक्सीकारक होती है, ठीक है। इसमें बहुत सारा अपवाद भी है, तो वो सब भी याद कर लीजिएगा। जैसे कि अपवाद में साधारण अवस्था में कुछ धातु ऐसे वह ऐसा नहीं करती है, मतलब अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। कुछ कुछ ऐसा अपवाद भी है, वो सब भी आपको याद करना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, मैंने छोड़ दिया था, आपको सारा चीज याद करना है। अपवाद का मतलब कुछ कुछ ऐसा नहीं करता, उल्टा है। जैसे कि यहाँ पे बोला है कि अधातु ऑक्सीकारक होता है, लेकिन अपवाद में क्या डाला है, कार्बन, यानी कार्बन करता है, ठीक है, कार्बन क्या है, अवकारक है, सारा सारा ऑक्सीकारक नहीं, तो ये अपवाद है। तो इस तरह से आपको दो तरह का क्वेश्चन बन गया धातु अधातु में अंतर का। फिर से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, संरचना लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डॉट संरचना लिखिए, ये कैसा आबंध बनाता है, ठीक है, आबंध का नाम बताइए। तो ये आपको करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा किस तरह से ये बनता है। और आपको अभी भी लगता है कि आप नहीं समझ पा रहे हो, इसको पढ़ करके भी तो मेरा साइंस का प्लेलिस्ट में जा करके वीडियो देख सकते हो। इस तरह से बहुत सारा है क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को तो डॉट के रूप में ही दिखाएंगे, ठीक है। सारा वैसे ही आसानी है, या खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ऐसे समझ सकते हैं। एक बताता है, ठीक है, आपको मैग्नीशियम क्लोराइड के निर्माण के लिए डॉट संरचना अगर बनाना है तो कैसे बनाए। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मतलब क्या होता है, MgCl2। MgCl2 का मतलब हो गया कि एक Mg होगा और Cl 2 होगा, ठीक। Mg क्या है, Mg में है 282, ये कहाँ से है, तो आपको याद होगा नील्स बोर का फॉर्मूला, KLMN वाला, KLM और N, ये घर वाला। तो इसमें आपको पहले वाले में 2 जाता है, दूसरे वाले में 8 जाता है, तीसरे वाले में 18 जाता है और चौथे वाले में 32 जाता है, ठीक। लेकिन आपको ये नहीं बता रहे, यहाँ पे 2 की जगह पे 2 पूरा फुल हो गया, फिर तीसरे के घर में दूसरे घर में 8 हो गया और तीसरे घर में सिर्फ 2 आया। तो ये जो 2 है इसमें कम से कम कितना चाहिए होता है, 8 चाहिए होता है। तो यहाँ पे कितना कमी है, 6 का, यानी कि 2 क्या है, एक तरह का एक्स्ट्रा है। Cl के साथ ये है उल्टा, यहाँ पे भी 2 गया Cl में, ठीक है, फिर 8 गया और फिर 7 गया, यहाँ पे 8 चाहिए कम से कम, तो यहाँ पे केवल एक ही कमी है, यानी कि 1 का माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा कैसे है, इसको साफ कर देते बता सकते। यहाँ देखिए Mg+2 के लिए क्या क्या है, 2 और 8, ये हो गया। ये 2 क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो अलग से लिखा है। यहाँ पे क्या है, Cl के साथ Cl हो गया, और यहाँ पे क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अलग से ऐड किया है, इसलिए क्या हो गया 2 8 8, है ना। यहाँ पे क्या हुआ 2 8। अब इसी को यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाया है कि Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा कर दिया, और Cl के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो 2 Cl था, Cl2 है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो Cl2 का मतलब क्या है, 2 Cl, एक Cl ये हो गया और एक Cl ये हो गया। इन दोनों के जगह पे क्या किया, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, और एक यहाँ पे क्या किया है, Mg वाला ऐड किया। यहाँ पे भी कितना, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे एक Mg वाला ऐड किया। इस तरह से क्या बना, MgCl2 का संरचना बना। ये चित्र बनाना है इस तरह से, और इस तरह से फाइनली दिख जाएगा आपको। आगे देखते हैं, आगे है कोई क्वेश्चन वैसा है, ये वाला क्वेश्चन भी दे सकता है आपको कि जो संख्या है उसका नाम लिखिए जो बचा हुआ है, जैसे कि एक को क्या बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, तीसरे को, तो ये वाला भी याद कर लीजिए। फिर इस तरह से चित्र वाला 1 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है,
कि उसमें क्या है, तो वो आपको समझना होगा, आपको खुद से लिखना होगा। हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टिक लगा दे रहे हैं, वो सब आपको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसका चांसेस आने का ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो ये चैप्टर भी होता है खत्म। अब हम लोग आते हैं चौथा चैप्टर, जो कि है कार्बन और इसके यौगिक। चलिए, एमसीक्यू खुद से करना है। शॉर्ट आंसर में देखिए, श्रृंखलन किसे कहते हैं, एग्जाम्पल बताइएगा। फिर आगे, अपरूपता किसे कहते हैं, समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, और क्रियात्मक समूह आपको याद कर लेना पूरी तरह से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए नाम लिखना आए तो, क्योंकि इसी पे ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना, जैसे कि अभी आप पढ़े थे वही ऐसे, अब इसमें बिंदु संरचना से दर्शाना है आपको, तो इस तरह का प्रैक्टिस आपको खुद से करना पड़ेगा। एक एक बता देते, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है F2। ठीक है, F2 यानी कि 2F है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो फ्लोरीन में कितने अणु हैं, देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। तो फ्लोरीन कितना होता है, 9 नंबर पे आता है ना। तो शुरू में 2, फिर दूसरे में 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन सभी जगह बना है। तो 2 है फ्लोरीन, तो ये क्या किया है, यहाँ पे 7 बनाया। ठीक है, और यहाँ पे 7 बनाया, और दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया एक एक अणु का। यहाँ पे एक दे दिया, और एक F, यहाँ पे भी होगा 2 7, ये भी क्या किया है, एक अपना F दे दिया, यानी कि एक अणु दे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, दोनों अपना कंप्लीट कर लिया 8 8 का। तो इसी को ही क्या बोलते हैं, साझेदारी, किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक बिंदुओं की, यानी कि इलेक्ट्रॉन की। तो इस तरह से आपको खुद से ही प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो डॉट स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर भी इसी को कहते हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए खुद से, और रिक्त स्थानों के नाम भरिए। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में, कि यहाँ पे बताइए क्या नाम है। तो CH3 CHO दे के दे दिया है, आपको यहाँ पे नाम लिखना है, और उसमें कौन सा उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह है वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या है, CH3 किसके लिए है, तो इथेनॉल के लिए। तो इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या है, असल में लास्ट में जो है CHO, यहाँ पे COOH। मिथेनॉल में क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिखिएगा तब तो CH3OH होगा। तो यहाँ पे OH क्या हो गया, प्रक्रियात्मक समूह हो गया। तो लास्ट वाला जो होता है वो मेनली क्या होता है, समूह होता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सब में लास्ट वाला ही प्रक्रियात्मक समूह है। आपको बस नाम याद रखना है कि कैसे नाम बनेगा। जैसे कि यहाँ पे नाम नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे नाम कैसे बनेगा। ठीक है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे क्या होगा, C3H7 और Cl होगा। ठीक है, तब ये क्या बनेगा, क्लोरोप्रोपेन बनेगा। चैप्टर 4 में ये पूरे डिटेल में दिया हुआ है। ठीक है, प्रक्रियात्मक समूह लिखा हुआ है, वहाँ पे एक तरीका बनाया बताया है कैसे बनेगा, IUPAC नाम। ठीक है, वो नाम कैसे बनेगा, और उसका जब प्रक्रियात्मक समूह तो आप बता ही सकते हो कौन सा समूह होगा। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में डिटेल में बताया हुआ, तो बुक में ध्यान दीजिए, थोड़ा पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन बन जाएगा, उसी पर बेस्ड है सारा क्वेश्चन लगभग। एक क्वेश्चन ये वाला है कि अनुसूत्र जो C6H6, इसका नाम क्या है वो बताइए, इसकी संरचना बनाइए, इसमें उपस्थित एकल बंध और द्विबंध की संख्या बताइए। तो नाम इसका क्या है, बेंजीन C6H6 जो है वो बेंजीन का नाम है, इसका तरीका है ये। ठीक है, और इसमें एकल बंध कितना है, तो एकल बंध 3 है, द्विबंध भी कितना है, 3 है। द्विबंध देख सकते हो, ये वाला द्विबंध का काम करता है। द्विबंध का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, द्विबंध। तो ये हो गया। संकलन और प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा दिए, याद कर लीजिएगा। फिर हाइड्रोजनीकरण किसको कहते हैं, इसका उपयोग क्या है वो लिख लीजिएगा। फिर से और कौन सा इंपॉर्टेंट है, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, ये याद कर लीजिएगा। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन कार्बन क्या है, असंतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो हाइड्रोजन कार्बन क्या है, तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को ही क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि CH4 C2H6। ठीक है, अब इसमें पूछा कि संतृप्त और असंतृप्त में अंतर बताइए, तो यहाँ पे अंतर भी बता देना। जैसे कि संतृप्त का मतलब होता है कि उसका, जैसे कि आप लोग को कभी कभी होता है ना कि अच्छा खाना बनता है तो आप पूरा पेट भर खा लेते हो, तो वो कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जब पेट भर नहीं खाते हो तो उसको बोलेंगे असंतृप्त एक तरह से। जब आपको पेट भरा हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ मिलेगा तो आप खाने से मना कर दोगे। तो चलिए इसको पहले अब अंतर समझते हैं। पहला चीज ये है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें केवल एकल सहसंयोजन बंद होते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, ज्यादातर एकल सहसंयोजन होता है। एल्केन्स में इसमें शामिल होते हैं एल्केन्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा कम होती है। किसकी मात्रा कम होती है, कार्बन की मात्रा, और अधिक क्या होती है, हाइड्रोजन की मात्रा। जैसे कि CH4, यहाँ पे क्या है, C कम है और H ज्यादा है। C2H6, यहाँ पे C कम है, H ज्यादा है। क्रम प्रतिक्रियाशील, अब देखिए खाना आपको भर पेट मिला हुआ है तो आप दूसरा खाना मान लो कि और कुछ बुला दिए खाने के लिए तो आप खाने से मना कर दो, तो यानी कि कम प्रतिक्रियाशील होती है। हवा में जलने से इसमें नीली, यानी कि जो जलने पर क्या होता है, तीन तरह का लाइट होता है ना, रेड, येलो और ब्लू। तो ब्लू वाला यानी कि बहुत ज़्यादा तेज होता है और बिना कालिक की जो लौ निकलती है। ठीक है, आमतौर पर जीवाश्म पौधे और पशु सामग्री से प्राप्त किया जाता है नॉर्मली। असंतृप्त में इसका, संतृप्त का उल्टा हो जाएगा कि ये एकल नहीं, ये कई सहसंयोजन बंधों से बने होते हैं। इसमें एल्किन्स, एल्काइंस और सुगंधित हाइड्रोकार्बन शामिल होते हैं। इसमें कार्बन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हाइड्रोजन की मात्रा कम होगी। ये अधिक प्रतिक्रियाशील है क्योंकि उसको पेट भर खाना नहीं मिला तो उसको कुछ भी दोगे तो खाने लगेगा। ठीक है, हवा में जलने पर कैसी लौ निकलेगी, तो पीली और काली ज्वाला निकलती है। आमतौर पर ये किससे प्राप्त करते हैं, तो पौधों से प्राप्त करते हैं। इस तरह से क्या हो गया, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर हो। अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि कार्बन में अत्यधिक यौगिक का निर्माण का कारण क्या है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सभी चीज जो देखोगे ज्यादातर क्या होता है, कार्बन से मिलकर बनता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। समन्वयता किसे कहते हैं, पेंटन समन्वय और संरचना सूत्र को लिखिए। तो पहले तो ये समझिए कि समन्वयता किसको कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनका अनुसूत्र समान होता है लेकिन उसकी संरचना सूत्र क्या होती है, अलग अलग, उसी को क्या बोलते हैं, समन्वय। ठीक है, यह घटना समन्वयता कहलाती है। जैसे कि यहाँ देख सकते हो पेंटन के बारे में दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C5H12। ठीक है, तो ये देखिए सबका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए यहाँ पे 5 C साथ में था, यहाँ पे 4 C साथ में और एक नीचे है, जबकि यहाँ 3 C है और एक ऊपर और एक नीचे है। तो पहला वाला नॉर्मल पेंटेन था, फिर दूसरा वाला आइसोपेंटेन और तीसरा वाला नियोपेंटेन। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर ही बदला केवल। ठीक है, इसमें क्या है, अनुसूत्र समान है, C और H का ही फॉर्मूला लगा है, जिसमें C क्या है, 5 है हर जगह। ठीक है, तो याद रखिए ये वाला क्वेश्चन भी। आगे देखते हैं, एल्किन क्या है, इसको कैसे लिखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, फिर वापस से आगे संतुलित करने के लिए ये भी लिखिएगा, खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए पूरा पूरा जो केमिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर क्या है, बैलेंस करने दिया है अलग अलग तरीके का, कभी शब्द समीकरण से, कभी अपने आप पूरा फार्मूला दे करके बोला है कि इसको बैलेंस कीजिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा होता है। मिशेल क्या है, जब साबुन को जल में डाला जाता है तो मिशेल का निर्माण क्यों होता है, इसके बारे में बताइए। और क्या इथेनॉल दूसरे विलायक में भी मिशेल का निर्माण करेगा, ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसको आप खुद से पढ़िए। देखिए मिशेल क्या है कि एक साबुन को जल में घोलने पर साबुन का कण परस्पर एकत्रित होकर गुच्छा के रूप में धारण कर लेता है, जिसमें लंबी कार्बन श्रृंखला वाले आंतरिक हिस्से में बन जाती है। ठीक है, और आयनिक भाग बाहर होता है। इस संरचना को ही क्या बोलते हैं, मिशेल कहते हैं। फिर साबुन के अणु के दो भाग हैं, एक जलरागी और दूसरा जल विरागी, यानी कि एक में जल होगा और एक में जल नहीं होगा। कार्बन श्रृंखला वाला भाग जल विरागी होता है और आयनिक भाग जिसमें पोटेशियम और सोडियम के परमाणु होते हैं वह जल रागी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक में जल होगा एक में जल नहीं होगा। तो जल किसमें होगा, तो कार्बन श्रृंखला में जल नहीं होगा। जल होगा किसमें, तो सोडियम और पोटेशियम वाले भाग में। तो यह जब पानी जैसे ध्रुवीय विलायक में डाले जाते हैं तब अपने आवेशित भाग के कारण जल रागी भाग बाहर हो जाते हैं और इस प्रकार से मिशेल बनते हैं। तो ये देखिए चित्र बना हुआ है। ठीक है, तेल की बूंद है तो तेल की बूंद में
ये क्या लगा है, यहाँ पर CH3 बना हुआ, ठीक है, और COO बाहर है। तो ये वाला ड्राइंग आपको बनाना आना चाहिए एग्जाम में। अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे हो, आंसर दे रहे हो, तो इम्पोर्टेंट है। इथेनॉल एक अध्रुवीय विलायक है जिसमें जलरागी भाप के आकर्षण नहीं होता, अतः इथेनॉल में साबुन घोलने पर मिशेल नहीं बनेगा। सिंपल सा इतना है, ठीक है। तो मिशेल वाला हो गया। अब अगला लास्ट चैप्टर है तत्वों के अवयव वर्गीकरण। इसका भी MCQ देख लीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए मेंडलीफ का इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सा मापदंड यूज किया वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी इम्पोर्टेंट है, और ये जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि मंडली का जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जबकि यहाँ पे क्या है, परमाणु क्रमांक यानी परमाणु संख्या पर आधारित है। मंडली वाले में बोल रहा है कि इसमें अक्रिय गैसों के लिए कोई स्थान नहीं था, जबकि इसमें अक्रिय गैसों के लिए 8वां वर्ग चुना गया है। इस आवर्त सारणी में कुल कितना संख्या आवर्तों का, तो 6 है। इसमें कितना है, कुल 7 है। इस तालिका में कुल समूह की संख्या कितनी है, समूह की संख्या 8 है। इसमें समूह की कुल संख्या कितनी है, 18, ठीक है। यह आवर्त सारणी क्या है, संक्षिप्त रूप में, जबकि ये पूरा बड़ा देखते हैं ना पीरियोडिक टेबल अभी वाला, वो बहुत बड़ा है। तो मेंडली और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट याद कर लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि परमाणु संख्या 12 वाले मैग्नीशियम और परमाणु संख्या 16 वाले सल्फर की संयोजकता क्या होगी, यानी वैलेंसी पूछ रहा है। तो ये भी आपको बनाना होगा, आसान है के एलिमेंट से, यानी कि नील्स बोर का जो फॉर्मूला है उससे आप बना सकते हैं। फिर यहाँ पे फिर से आया कि कितने धातु एवं उपधातु हैं, उनके नाम में और संकेत लिखिए, तो आपको याद करना होगा। तो इसको सिर्फ याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये किसका विन्यास है, आपको सोच के बनाना होगा, ये भी सही है। तो सारा क्वेश्चन लगभग देख रहे हो पहले चैप्टर से ही रिलेटेड है ज़्यादातर, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि एक आवर्त सारणी के प्रथम समूह के तीसरे आवर्त में है, उसका नाम बताइए। क्या ये धातु है या अधातु है, इसकी संयोजकता क्या है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको पीरियोडिक टेबल भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रथम समूह यानी कि पहला इस तरह से है, तो उसमें तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तो आपको याद करना ही पड़ेगा पीरियोडिक टेबल भी कुछ हद तक। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा केमिस्ट्री वाला पोर्शन खत्म होता है। इसके बाद हमारा जो आएगा बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजी नहीं, हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट फिजिक्स करेंगे। तो अगला हम लोग कुछ पढ़ेंगे क्या, फिजिक्स, ठीक है। तो अभी जितना भी पढ़े केमिस्ट्री का एक बार दोबारा से देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो जैसा बताएं कि टेलीग्राम चैनल पर आइएगा, टेलीग्राम में जाकर सर्च कीजिएगा अननोन एकेडमिक्स। अननोन एकेडमिक्स में कोई भी चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे 2 चैनल आएंगे, हमारे चैनल का लोगो बना होगा, वहाँ पे आकर के हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आपको जो भी समझ में यहाँ पे रिलेटेड समझ में नहीं आया है, या फिर आपको आप जो पढ़ रहे थे एग्जाम क्वेश्चन बुक में तो उसमें समझ में नहीं आया, तो आप कुछ भी पूछ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।